और अब वो खबर, वो सूचना जिसका आप सभी को इंतजार है। टीवी 9 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है। राउंड टेबल इंटरव्यू आज रात 8 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स 4 घंटे 56 मिनट बाद ये पूरा दिलचस्प इंटरव्यू आपके सामने होगा। टीवी 9 के इंटरव्यू में पीएम मोदी का बड़ा बयान, मुस्लिम आरक्षण पर क्या वायनाड में सौदा हुआ, वायनाड जिताने के बदले सौदा हुआ क्या मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सौदा किया गया है। धर्म आधारित आरक्षण संविधान के खिलाफ है। टीवी 9 के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इसमें जो बड़ी बातें आरक्षण को लेकर कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो हमने आपके सामने रखी। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या? मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर OBC बना दी। एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% OBC का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए। उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? और कांग्रेस मैनिफेस्टो पर भी इस इंटरव्यू में बात हुई है। टीवी 9 के इंटरव्यू में बोले पीएम, मैंने मुस्लिम लीग से तुलना नहीं की। मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नजर आ रही है। कपड़े जो पहना लें, छिपी हुई मंशा साफ दिखती है। मोदी को डरा बताकर उनको मजा आता है, ये कहा है हमारे इंटरव्यू में पीएम मोदी ने। सुनिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। एक चूंकि बात निकली राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि उनका जो न्याय पत्र है वो देश के विकास का विजन है। उनका ये कहना है कि ये घोषणा पत्र ही है जो देश को आगे ले जा सकता है विकास के रास्ते पर। आपको, चूँकि आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आपको कितना व्यवहारिक लगता है ये घोषणा पत्र? और दूसरा, आपने उनके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुस्लिम वर्ड का यूज़ ही नहीं किया। मैंने तुलना नहीं की है, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। मैंने सीधा सीधा समझाया है कि मुस्लिम लीग की जो सोच है, मुस्लिम लीग की छाप इनके मैनिफेस्टो में है। और आप हर चीज़ में देखिए, जो मुस्लिम लीग की सोच रही है, जो भाषा रही है, वही चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में नज़र आ रही है। वो कपड़े कोई भी पहना ले, लेकिन हिडन एजेंडा साफ दिखता है। उन्होंने बोला है हमारा घोषणा पत्र देख के मोदी जी बहुत चिंतित है। ऐसा है कि उनको हमेशा ये रहता है कि मोदी डर जाता है, मोदी डरा हुआ है, हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। अब उनको अपने
आनंद में जीने दीजिए ना, और उसमें कुछ विजन जैसी बात लगी आपको घोषणा पत्र में? उनको मजा आना चाहिए, आने दीजिए ना। और विपक्ष की गालियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 9 के साथ इस इंटरव्यू में टिप्पणी की है। कहा उनकी डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो चुकी हैं। विपक्षी नेताओं को रिसर्च टीम बनानी होगी। मुझे गालियां देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। अमृत की हिफाजत के लिए मुझे विष पीना होगा, यह कहा है पीएम मोदी ने। तो गालियां देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं विपक्षी नेता। विपक्षी नेताओं को रिसर्च टीम बनानी होगी ताकि वो नई गालियां ढूंढ सकें, क्योंकि उनकी डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री जी, अब 2 चरण लगभग खत्म हो चुके हैं पूरे, अब तीसरे चरण में चुनाव जा रहा है, लेकिन नीति और मुद्दों से कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भटक रहा है। आप पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, जैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। हमारे यहाँ संजय राउत है, उन्होंने रावण कहा था औरंगजेब का जन्म आपके गांव के पास हुआ है। कई सारे वीडियो आते हैं जिसमें होता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप इन बयानों को कैसे देखते हैं? मुझे चिंता ये है कि इस डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो। क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूँगा। टीवी 9 ग्रुप के साथ इस इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल में इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा भी उठा। जी हां, संदेश खाली हिंसा पर टीवी 9 से बोले पीएम मोदी। संदेश खाली की घटना जानकर आंसू आ गए। संदेश खाली की पीड़ितों की सरकार ने सुनी नहीं। बंगाल में नारी शक्ति पर नारी का अत्याचार हुआ। बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये कहा है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। वैसे बंगाल में हम लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है वोटर्स के अंदर। और पिछले चुनाव में भी देखे हैं कि देश का महिलाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिया है। तो इस बार बंगाल के लिए स्पेशली ये संदेश खाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? अब जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए एक वोट तो देना है लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है नहीं नहीं साहब,
मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब, जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। कि एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते, और उसके कारण पुरुषों के भी दर्द होता है, पुरुषों को भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है जी। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी।